हम लोग देखेंगे अमीमा में पोषण। और अमीमा में पोषण कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो देखेंगे। तो प्रश्न है, अमीबा क्या है? अमीबा क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे अमीबा एक प्रोटोजोआ है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? अमीबा एक प्रोटोजोआ है। तो यहाँ से पहले लिखना है अमीबा क्या है। अमीबा क्या है? तो अमीबा एक प्रोटोजोआ है जो एक सरल एकोशिकीय जीव होता है। और कैसा है? यह एक प्रोटोजोआ है और जो एक सरल एकोशिकीय जीव होता है। और ये कैसा जीव होता है? एकोशिकीय जीव होता है। यह मीठे पानी के जलाशय जैसे, यह कैसे रहता है, यह कहाँ रब मिलता है आपको? यह मीठे पानी के जलाशय जैसे तालाब में मिलेगा, झील, नदी तथा पोखरा में पाया जाता है। तो यहाँ से हम लोग को लिखना है यहाँ से जब हम जैसे एग्जाम में लिखेंगे तो अमीबा एक प्रोटोजोआ है। यहाँ तक दिमाग में रखिएगा, अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ है जो एक सरल एकोशिकीय है और जो एक सरल एकोशिकीय जीव होता है और जो एक सरल एकोशिकीय जीव होता है। यह कहाँ रहता है? यह मीठे पानी के जलाशय में रहता है और ये मीठे पानी के जलाशय में रहता है ना। जैसे तालाब मीठा पानी आपको कहाँ मिलेगा? तालाब में मिलेगा, झील में मिलेगा, नदियाँ में मिलेगा तथा पोखरों में पाया जाता है। और ये कहाँ जाता है? यहाँ जैसे तालाब में और झीलों में, नदियों तथा पोखरों में पाया जाता है। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, यानी अमीबा का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है। वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है, यानी इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता और यह लगातार अपना आकार बदलता रहता है। और ये लगातार क्या कर रहता है? अपना आकार बदलता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न को जब भी लिखिएगा तो इस तरीके से लिखेगा। तो पहला नंबर क्या करना है? अमीबा क्या है? अमीबा एक प्रोटोजोआ है, ये लिखना है। अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ है जो एक सरल एकोशिकीय जीव होता है। और दूसरा में क्या लिखना है? जो एक सरल एकोशिकीय जीव होता है। यह मीठे पानी के जलाशय जैसे तालाब, झील, नदी तथा पोखर में पाया जाता है। अमीबा एक आकार निश्चित होता है, यानी इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और यह लगातार अपना आकार बदलता रहता है। और यह लगातार अपना क्या रहता है? अगला आकार बदलता रहता है। इस तरीके से लिखना है। अमीबा में पोषण की क्रिया का वर्णन करें। तो अमीबा में क्या कह रहा है? अमीबा में पोषण की क्रिया को वर्णन करें। तो अमीबा में पोषण की प्रक्रिया निम्नलिखित है। तो यहाँ तक लिखना है अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया है निम्नलिखित है। पहले चरण में पूरी होती है। और ये क्या है? अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया है निम्नलिखित है, 5 चरण में पूरी होती है। 5 चरण में पूरी होती है। ठीक है, ये जो है अमीबा पोषण क्रिया का वर्णन करें। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 5 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होती है? ये 5 चरणों में संपन्न होती है। पहला, अंतर्ग्रहण करता है। जब अमीबा भोजन के पास जाता है तो वह कुटपाद की मदद से भोजन को घेर के शरीर के अंदर ले जाता है। तो पहला क्या करता है वो अंतर्ग्रहण किसको? जब अमीबा भोजन के पास जाता है तो किसकी मदद लेता है? कुटपाद की मदद से भोजन के अंदर के शरीर लेता है। और यहाँ क्या करता है? यहाँ भोजन के अंदर लिया गया है ना। और केंद्रक है, अमीबा है, भोजन है। तो ये पहला चरण में क्या है? ये जब अमीबा भोजन के पास जाता है तो वो कुटपाद की मदद से भोजन को अंदर के शरीर के अंदर ले जाता है ना। केंद्रक है अमीबा, भोजन के कण, और ये भोजन के कण है। और जब ये पास में जाता है तो कुटपाद के मैदा से क्या लेता है? इसको अंदर लेते हैं। ठीक है, दूसरा चरण, पाचन। एक कोशिकीय द्रव से पाचक एंजाइम भोजन रसधानी में जाकर भोजन को पचाता है। और क्या करता है दूसरा में? एक कोशिकीय द्रव से पाचक को एंजाइम भोजन रसधानी में जाकर भोजन को पचाता है। तो पाचक एंजाइम है और ये छोटे छोटे पाइप है। और भोजन रसधानी, तो यहाँ क्या लिए? एक कोशिकीय द्रव से पाचक एंजाइम भोजन रसधानी में जाकर ये भोजन को क्या करता है? पचाता है। अवशोषण, पचे हुए भोजन राजधानी से निकलकर सीधी पूरी एक कोशिकीय द्रव में मिल जाता है, अवशोषित होता था। पचे हुए भोजन एक कोशिकीय द्रव में मिल जाता है और पचे हुए भोजन क्या होता है? एक कोशिकीय द्रव में मिल जाता है। उसके बाद स्वांगीकरण यहाँ करता है। स्वांगीकरण, इस पचे हुए भोजन से अमीबा ऊर्जा प्राप्त करता है और अपने शरीर को विकास करता है। और इसके क्या है? स्वांगीकरण में क्या होता है? इसे पचे हुए भोजन को क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त और अपने शरीर के विकास करता है। तो ऊर्जा को प्राप्त करता है और अपने शरीर को ये विकास करता है, यानी बढ़ाता है। ठीक है, 5वां में बाह्य क्षेपण, बचे हुए अपचित बिना
बिना पचे हुए कचरे शरीर के तत्वों के किसी भी स्थान से फाड़कर बाहर निकाल देता है। किसी भी स्थान से क्या करता है, ये बाहर निकालता है। अपचित कचरे बाहर निकाल ले गया, किसी भी स्थान से बाहर निकाल देता है। अब हम लोग देखेंगे मानव में पोषण, यानी मानव में पोषण कैसे होता है। पाचन यानी डाइजेस्टन किसे कहते हैं, यानी पाचन किसे कहते हैं। इंजाइम्स की सहायता से, इंजाइम की सहायता से भोजन की जटिल अणुओं को, यानी भोजन की जटिल अणुओं कम्प्लेक्स म्यूकुलस के सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो पाचन किसे कहते हैं, तो इंजाइम की सहायता से, यानी इंजाइम की सहायता से भोजन की जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं ना। तो रेखा चित्र द्वारा समझे, पहले मान लीजिए जो हम लोग खाते हैं तो वो क्या होता है, जटिल अणु होता है, और इंजाइम मिल के क्या करता है, सरल अणु में तोड़ता है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, भोजन के पचने में भाग लेने वाला, यानी भोजन के पचाने में, भोजन के जो पचाने में, जो भोजन को पचाता है, पचाने में भाग लेने वाले सभी अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। तो क्या पाचन तंत्र किसे कहते हैं, तो एक सेंटेंस में हमको देना है कि भोजन के पाचन में, यानी भोजन के जो पाचन में भाग लेने वाले, यानी भाग लेने सभी अंगों को समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे हम लोग को पहला क्या है, मुख गुहा, यानी मुख गुहा उसे बोलते हैं, कहाँ रहता है, माउथ में। उसके बाद दूसरा नंबर ग्रस नली में, उसके बाद अमाशय में, उसके बाद छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में, और इत्यादि। तो ये सब क्या है, ये सब भोजन पाचन तंत्र है। ठीक है, भोजन पाचन तंत्र ये 5 होता है। जैसे मुख गुहा भाग लेता है, ग्रस नली भाग लेता है, अमाशय भाग लेता है, छोटी आंत लेता है और बड़ी आंत लेता है इत्यादि। ये सब ये पाचन तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, एंजाइम क्या है, तो एंजाइम वे जैव उत्प्रेरक हैं जो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणु में तोड़ना या बदलने की कार्य करता है। तो देखिए एंजाइम हुआ है, जो एंजाइम हुआ जैव उत्प्रेरक है। कैसा है, जैव उत्प्रेरक है जो भोजन को है जो हम लोग खाते हैं उसको क्या करता है, जटिल अणुओं को किस में तोड़ता है, सरल अणुओं में तोड़ना, या जटिल अणुओं को किस में तोड़ता है, सरल अणुओं में तोड़ने या बदलने की कार्य करता है। जैसे टायोलीन, रेनीन या लाइपेज या पेप्सिन या इमोलाइज इत्यादि, ये सब क्या करता है, भोजन को क्या करता है, भोजन को तोड़ता है। यही सब एंजाइम होता है ना, जो भोजन को तोड़ता है, यानी जटिल अणुओं को और सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य कौन करता है, टाइलिन भी करता है, रेलिन भी करता है, लाइपेज भी करता है, पेप्सिन या इमोलाइजेज इत्यादि, ये सब क्या करता है, भोजन को सरल अणुओं में तोड़ने की कार्य करता है। ग्रंथि यानी ग्लैंड किसे कहते हैं, हमारे शरीर का वह विशेष अंग, हमारे शरीर का वह विशेष अंग या कोशिकाओं का समूह, हमारे शरीर का क्या होता है, विशेष अंग या कोशिकाओं का समूह जिसे एंजाइम तथा हार्मोन के स्राव होता है उसे ग्रंथि कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ग्रंथि किसे कहते हैं, तो हमारे शरीर का वह विशेष अंग या कोशिकाओं का समूह जिसे एंजाइम तथा हार्मोन स्राव होता है, यानी हार्मोन क्या करता है, उसे निकलता है, उसे ग्रंथि कहते हैं। जैसे यकृत से भी क्या होता है, हार्मोन या एंजाइम स्राव होता है, पीयूष ग्रंथि या अधिविक्र ग्रंथि इत्यादि, ये सब क्या होता है, इस सब से हमारा क्या करता है, शरीर के विशेष अंग से जिससे हमारा एंजाइम या हार्मोन शरीर के अंदर से बाहर होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं, ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, तो ग्रंथियों मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। अंतःस्राव ग्रंथि, वे अंतःस्राव ग्रंथि किसे कहते हैं, तो यहाँ देखना, वह ग्रंथियाँ जो नलिका वहीन होती हैं, जिसमें नलिका वहीन होती हैं जो है, और जिसमें हार्मोन निकलता है, तो नालिका वहीन होती हैं जिसमें क्या निकलता, हार्मोन निकलता, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि अपने हार्मोन को सीधा रक्त में छोड़ती है, और यह ग्रंथि क्या करती है, सीधा अपने क्या करती है, रक्त को छोड़ती है। ठीक है, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये सब क्या है, सीधा रक्त में छोड़ती है। अधिविक्र ग्रंथि इत्यादि, ये सब क्या करती है, ये अंतःस्राव ग्रंथि हुआ। वह ग्रंथि जो नलिका वहीन होती है, जिसमें नलिका नहीं होती है और जिसमें हार्मोन निकलता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि अपना हार्मोन सीधा रक्त में छोड़ती है। तो ये क्या करती है, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिविक्र ग्रंथि इत्यादि। बाह्यस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं
पाई जाती हैं और जिसमें क्या होता है नालिकाएं पाई जाती हैं और जिनसे मनुष्य रूप से मुख्य रूप से एंजाइम निकलता है। तो पहले तो देखें तो जिसमें ग्रंथि नहीं होता वो ब्लड में चल जाता है, तो लेकिन बाह्य ग्रंथि क्या है, वह ग्रंथियाँ जिनमें नालिकाएं पाई जाती हैं और जिनका मुख्य रूप से एंजाइम निकलता है उन्हें बाह्य स्रावी ग्रंथि कहता है। इनका स्राव नलिकाओं द्वारा सीधे अंग तक पहुंचाता है। इनका नला क्या होता है, इनका जो स्राव होता है नलिका को सीधे द्वारा क्या होता है, अंग तक पहुंचाता है। जैसे यकृत, जठर ग्रंथि हो गया, लार ग्रंथि हो गया इत्यादि। ये सब ग्रंथि क्या करता है, सीधे किस में पहुंचाता है। तो ऐसी तो यहाँ से वह ग्रंथि जिनके नलिका पाई जाती है और जिनका मुख्य रूप से एंजाइम निकलता है उन्हें बाह्य स्रावी ग्रंथि, इनका स्राव नलिकाओं द्वारा सीधे अंग तक पहुंचाता है, वो खून में पहुंचाता था। और यह क्या है, जैसे यकृत हो गया, जठर ग्रंथि, लार ग्रंथि इत्यादि, ये सब। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑब्जेक्टिव में होगा हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत यानी लीवर। ठीक है, यह हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से है, तो यकृत, यह हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ से आप जवाब दे सकते हैं। हमारे शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ उत्तर में दे सकते हो ऑब्जेक्टिव में पीयूष ग्रंथि यानी प्यूट्रिटरी ग्रंथि है ना, ग्लैंड। तो पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर में हम लोग देखेंगे, 23 नंबर में ऑब्जेक्टिव में हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर के। ठीक है, 24 में 24 नंबर देखते हैं, हमारे शरीर के किस ग्रंथि से हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है, तो अग्नाशय इसे मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यह हार्मोन और पाचक एंजाइम दोनों का स्राव करता है। तो ये क्या करता है, दोनों चीज का स्राव करता है। निम्न का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो देखिए विभिन्न पोषक तत्व के पाचन करने के लिए मुख्य एंजाइम निम्नलिखित है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है, टायोलिन पाया जाता है। ठीक है, एमोलाइज हो जाता है। प्रोटीन में क्या है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन है ना, और रेनिन है ना। बच्चों में रेनिन पाया जाता है, बच्चों में दूध के पाचन करने के लिए। बसा को इसमें लाइपेज बसा को पचाता है। ये सब क्या करता है, ये पाचक एंजाइम ये सब मिलकर क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर में भोजन को पाचन के करने की क्रिया करता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो मनुष्य का दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य का दांत कितने प्रकार के हो, 4 प्रकार के हो गए। तो चारों के बारे में देखें, कीदृक कार्य, इसका कीदृक का कार्य क्या है, केंद्रक है ना, कार्य भोजन को काटना। ये कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कीदृक का काम क्या है, भोजन को काटना, कीदृक इसका चांद है। उसके बाद रदनक कार्य, इसका कार्य क्या है, भोजन को फाड़ना। कुल संख्या 4 है। अर्घचर्वार्णक कार्य भोजन के कुचलने तथा पीसना। कुल संख्या 8 है। चौवनर्क है ना, चौवर्ग कार्य भोजन के चबाना, कुचलना तथा पीसना। कुल संख्या 12। दांतों की स्थिति की चक्र रेखा, कर्तनक है, ये कतरनक है, ये रदनक है, अग्र चर्वक है, यहाँ चर्वक है, अग्र चर्नक है, रदनक है और कंदरक है। ये सब क्या है, दांतों की स्थिति है। ठीक है, अपने बच्चे अपने कॉपी में यह पर जबड़े के साफ चित्र बनाकर चारों ओर की दांत की स्थिति को दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, मुख की करेंगे। यहाँ से क्या करें, दांतों से जुड़े मुख्य तथ्य की फैक्ट। मनुष्य में कुल अस्थाई दांत 32 होते हैं। मनुष्य में कुल कितने अस्थाई दांत होते हैं, 32 होते हैं। मनुष्य में कुल अस्थाई दांत 20 होते हैं। दूध का दांत कब संख्या 20 होता है, दूध का दांत प्लस अस्थाई दांत होता है। दूध का जो दांत होता है वो अस्थाई नहीं होता, एक समय के बाद वो क्या करता है, खत्म हो जाता है। यहाँ लार ग्रंथि या लाल ग्रंथि किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती हैं। लाल ग्रंथि या लाल ग्रंथि किसे कहते हैं, तो यहाँ से देखेंगे, लार ग्रंथि या लाल ग्रंथि किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती हैं। तो जिन ग्रंथियों से लार का स्राव होता है उन्हें लार ग्रंथि कहती हैं। तो जिन ग्रंथियों से क्या होता है, लार का स्राव होता है, उन्हें लार ग्रंथि कहते हैं या लाल ग्रंथि भी कहते हैं। लार ग्रंथि या लाल ग्रंथि कहते हैं। हमारे मुख गुहा यानी मुंह माउथ में 3 जोड़ी यानी कुल संख्या कितनी है, 6 लार ग्रंथि पाई जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं।
पेरोडिएटिट ग्रंथि, सर्वोमोर्वो ट्यूबुलर ग्रंथि और सबोलिंगुअल ग्रंथि, है ना। तो ये हमारे क्या होता है, शरीर के अंदर पाया जाता है, यानी मुंह के अंदर पाया जाता है। लार, हमारी लार ग्रंथि से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, उनका कार्यों को लिखें। हमारी लार यानी स्लैब में मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन और हानिकारक कीटाणुओं को रक्षा करने के कार्य करता है। टायोलिन या लार इमलाइज है पहला कार्य। यह भोजन में उपस्थित जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या मीट को सरल शक्कर माल्टेज में बदलने यानी पचने का कार्य करता है। दूसरा क्या है, लाइपेज। लाइपेज क्या है, यहाँ देखेंगे लाइपेज कार्य लाइसोजाइम कार्य। यह एक कीटाणुनाशक एंजाइम होता है। इसका मुख्य कार्य भोजन के साथ मुंह गुहा में प्रवेश करने वाला हानिकारक जीवाणुओं यानी जीवाणु, बैक्टीरिया और कीटाणु को नष्ट करना है, और ये क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है। हमारे आहार नल के अवशोषी अंग किसे कहते हैं, तो ओपोडिक्स को कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशोषी। हमारे आहार नल का अवशोषी अंग किसे कहते हैं, ओपोडिक्स का। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। प्रोटीन का पूर्ण पाचन के बाद किसमें का निर्माण होता है, प्रोटीन को जब पूर्ण पाचन हो जाता है तो उसके बाद किसका निर्माण, अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, अमीनो अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, वसा फैट का पूर्ण पाचन के किस का निर्माण होता है, पूर्ण, तो वसीय अम्ल का तथा गेलिसरोल का निर्माण होता है। दो चीज का होता है। 33 नंबर क्वेश्चन में यहाँ क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन के बाद किसका निर्माण होता है, तो ग्लूकोज का। रासायनिक सूत्र होता है 6C6H12 और O6, इसका पूर्ण निर्माण होता है। मानव के पाचन तंत्र को संक्षिप्त वर्णन करें, तो मानव का पाचन तंत्र मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बनता है। तो मानव का जो पाचन तंत्र है मुख्य रूप से कितने भागों में बनता है, दो भागों में मिलकर। पहला आहार नल है ना, तो इसे जो मुख से लेकर गुर्दा तक फैली एक लंबी नली होती है, और जो कहाँ होता है, तो ये मुख्य भाग मानव का जो मानव तंत्र है। पहले यहाँ से हम लोग देख लेते हैं मानव के पाचन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन करें। तो मानव का जो पाचन तंत्र है मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है। आहार नल जो मुख गुहा से लेकर गुर्दा द्वार तक फैली एक लंबी नली होती है। उसके बाद संवर्धक पाचक ग्रंथि है ना, जो भोजन पचाने के लिए पाचक रस और एंजाइम स्रावित करता है। तो ये दो भागों में बांटा गया। पहला नंबर है जो मुख गुहा से लेकर कहाँ तक, गुर्दा तक फैली नली होती है, और संवर्धक पाचक ग्रंथि जो भोजन पचने के लिए पाचक रस का एंजाइम का स्रावित करती है ना। अब आहार नल का कार्य देख। आहार नल के मुख्य भाग है ना, मुख गुहा यानी माउथ या बैकल कैविटी कहते हैं। भोजन के पाचन की क्रिया मुख से शुरू हो जाती है, और कहाँ से हो जाती है, मुख यानी मुंह से शुरू हो जाती है। मुख में दांत भोजन को चबाकर छोटा करता है, मुख से क्या करता है, दांत को दबाकर छोटा करता है। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाने तथा स्वाद का ज्ञान कराने का कार्य करता है। जीभ क्या करता है, जीभ जो है भोजन को लार के साथ मिलाने का तथा स्वाद के ज्ञान करवाने का कार्य करता है। लाल ग्रंथि से निकलने वाली लार में उपस्थित एंजाइम जैसे टायोलिन कार्बोहाइड्रेट को पाचन शुरू कर देता है, और ये क्या कर देता है, पाचन शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये मुख गुहा होगी। ग्रास नली, यह लगभग 25 सेमी लंबी एक सक्रिय नली होती है। और क्या होता है, ये लगभग 25 सेमी लंबी एक सक्रिय नली होता है। इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता, और इसमें कोई भोजन का पाचन नहीं, यह केवल भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करती है। और ये क्या करते हैं, मुख गुहा से लेकर क्या करते हैं, भोजन को पचाने का मार्ग प्रदान करती है। इसकी दीवार में होने वाले क्रमोसंकुचन गति को कारण भोजन नीचे खिसकता है। क्रमोचन कार्य क्या करता है, क्रमोकुचन कार्य भोजन नीचे की ओर खिसकता है। अमाशय, यह आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को एकत्रित करने वाली एक जो जे आकार की थैली संरचना है। यहाँ लगभग भोजन 3 से 4 घंटा रहता है, और क्या कर रहा है, यहाँ से 3 से 4 घंटा रहता है। इसकी दीवारें में उपस्थित जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, और इसकी दीवारों से क्या करता है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, पेप्सिन,
प्रोटीन पाचक एंजाइम और स्लेम मुस्को मेक्यूस होता है, मेक्यूस होता है। उसके बाद यहाँ से क्या है, अमाशय से कहाँ जाता है, उसके बाद छोटी आंत में, छोटी आंत स्मॉल स्टाइन्स, यहाँ आहार नल के सबसे लंबा भाग है। यह छोटी आंत जो है यह आहार नल का सबसे लंबा भाग है, लगभग 6 मीटर है। यहाँ भोजन के पूर्व पाचन और अवशोषण होता है। यकृत से आने वाला पित्तरस और अग्नाशय से आने वाला अग्नाशय रस इसी भाग में मिलता है। इसके आंतरिक दीवार पर अंगुली जैसी संरचना बिली पाई जाती है, जो पचे हुए भोजन को सोखकर रक्त में पचाती है और भोजन को रक्त में पचाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग छठा में चलेंगे, बड़ी आंत। बड़ी आंत, छोटी आंत से बचे हुए भोजन अपचित भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है। इसका मुख्य कार्य अपचित भोजन कचरे में से अतिरिक्त जल, वाटर और खनिज को लवण को अवशोषण करना है। ठीक है, अवशोषण करना है। इसके बाद गुर्दा, बड़ी आंत के अंतिम भाग मलाशय रेक्टम कहलाता है, जो अपचित ठोस कचरे अस्थायी रूप से जमा रहता है और समय समय पर गुर्दा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसे बाह्य क्षेपण कहते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, मनुष्य का जो रेखिक तंत्र है, जितना हम पढ़ाएं उसके बारे में यहाँ हम समझेंगे। ये क्या है, मानव का पाचन तंत्र का रेखाचित्र। तो पहले हम लोग भोजन कहाँ लेते हैं, मुख गुहा में। मुख गुहा में क्या निकलता है, लार ग्रंथि। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। यहाँ से भोजन हम लोग दांत से क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और काटते हैं, और ये 25 मीटर सेंटर यहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ से जाता है हमारा भोजन किस में, अमाशय में। अमाशय में कौन से 3 से 4 घंटा रहता है, 3 से 4 घंटा रहता है, और इससे पित्ताशय से ग्रंथि निकलता है, यकृत से भी निकलता है। उसके बाद अग्नाशय में जाता है। उसके बाद छोटी आंत में जानता है, यहाँ छोटी आंत में क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। उसके बाद बड़ी आंत में क्या होता है, प्रोटीन और खनिज का प्रोटीन और को अवशोषण होता है। उसके बाद कहाँ जाता है, मलाशय से उसके बाद क्या होता है, गुर्दा से क्या होता है, फिर गुर्दा से क्या करता है, वहाँ से क्या करता है, बाहर गुर्दा द्वारा क्या होता है, भोजन वहाँ से क्या हो जाता है, फिर बाहर हो जाता है। तो ये प्रक्रिया होता है, और जितना हमने ऊपर में बताया वही सब प्रक्रिया इसमें होता है। ठीक है।